50,000 खेडूत आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आप सब की जानकारी के लिए आज से लगभग 10-15 दिन पहले राजभवन गुजरात में एक बैठक पूरे गुजरात की जितनी भी डेयरी हैं इन सब के चेयरमैन वहां पर आमंत्रित किए थे और आदरणीय शंकर भाई चौधरी के नेतृत्व में लगभग 1.5 घंटा हमारी वो बैठक चली, जिस बैठक में निर्णय लिया गया कि हम खेडूत को कैसे समृद्ध कर सकते हैं, उनका और आर्थिक भला कैसे हो सकता है। इस दिशा में पशुपालन, जो लगभग आप सब खेडूत करते ही हैं, और प्राकृतिक कृषि आपस में दोनों का समन्वय होगा तो खेडूत का बहुत भला उससे हो पाएगा। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय शंकर भाई चौधरी जी ने अपने सभी साथियों के साथ इस मिशन में बहुत आगे बढ़ने का निर्णय लिया और उनकी सदा एक इच्छा रहती है। मैं उनके क्षेत्र में भी गया हूँ, आप लोगों के बीच में भी कई वर्षों से आता हूँ। उनके प्रति जो स्नेह और सम्मान आप लोगों का रहता है वो उनके बहुत समाज सेवी कार्यों का परिणाम है। वो रात दिन किसान की उन्नति, प्रगति, विकास, उनके बच्चों का भी भला कैसे हो, इसके लिए आश्चर्य की बात है डेयरी मेडिकल कॉलेज चलाए। ये भारत में संभवतः पहली बार हुआ होगा। और मुझे जानकारी आपने दी कि इस मेडिकल कॉलेज में भी हम ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के खेडूत के बेटे बेटियों को डॉक्टर बना रहे हैं। और इसी के साथ राष्ट्र की सेवा के लिए सैनिक चाहिए। हमारी सेनाओं में बहुत हजारों पद खाली पड़े हैं अफसर के, और उसके लिए आप लोगों ने डेयरी के द्वारा यह एक सैनिक स्कूल बनाने का भी निर्णय लिया। तो इस प्रकार के समाज सेवी और राष्ट्र सेवी कार्य जो आप सब लोग मिल करके आदरणीय शंकर भाई चौधरी के नेतृत्व में जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है, बहुत आदरणीय है। इस प्रकार का कार्यक्रम पहले भी आपने 1-2-3 जगह मेरे कराए हैं। और अब क्योंकि प्राकृतिक खेती अब गुजरात का ही कार्य नहीं रह गया है, पिछले 25 नवंबर को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय कृषि मिशन बना दिया है। और अब प्राकृतिक खेती के ऊपर जो पिछले दिनों रिसर्च हुई है, लंबी चर्चाएं हुई हैं, साइंटिस्ट के साथ भी बातचीत हुई है, और पाया कि प्राकृतिक खेती आने वाली ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों में सबसे टिकाऊ खेती रहने वाली है। और इसी के द्वारा धरती भी बचेगी, पानी भी बचेगा, पर्यावरण भी बचेगा, देसी गौ माता भी बचेगी, किसान की भी समृद्धि का रास्ता बनेगा, लोग स्वस्थ और निरोग भी बनेंगे, और भारत का अरबों खरबों रुपया इससे बचेगा। इस सोच को लेकर अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को पूरे राष्ट्र में लागू करने का निर्णय लिया है। और इसमें भी गुजरात नंबर 1 पर रहने वाला है। हमारा जो मॉडल है, जो पिछले 3-4 साल में यहाँ काम हुआ, और जो मॉडल हमने बनाया वही हमने वहाँ भेजा है, और वही स्वीकार करके और इस काम को चालू कर दिया गया है। अब पूरे देश में लगभग 12 ट्रेनिंग सेंटर बने हैं, जहां
भारत के कृषि साइंटिस्ट, कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट, उन सब को ट्रेनिंग दी जाएगी प्राकृतिक खेती की, और फिर वो आगे किसानों को, खेडूत को ट्रेनिंग देंगे। और गुजरात में हमने 5-5 गांव के क्लस्टर बना दिए हैं। इनमें आत्मा, जो कृषि विभाग का एक विभाग है, और कृषि के लोग, 2 लोग 5 गांव में केवल उनका काम किसान को ट्रेनिंग देना, प्राकृतिक खेती कैसे की जाती है। और हर गांव में एक कृषि सखी को नियत किया गया है। ये लोग महीने में 15 दिन ट्रेनिंग पे लगाएंगे, और इस मिशन ने 5,000 रुपया कृषि सखी को और एक किसान मित्र जो ये काम करेगा उनको सहायता स्वरूप देने का भी निर्णय लिया है। तो 4,000 रुपया प्रति एकड़ किसान को जो प्राकृतिक खेती करेगा उसके लिए भी अतिरिक्त सहायता देने का निर्णय लिया गया है। तो ये भारत सरकार के निर्णय हैं, और प्रदेश सरकार इसमें सहभागी है। इसमें जो धन खर्च होगा 60% भारत सरकार लगाएगी और 40% प्रदेश सरकार लगाएगी। और ये पूरे राष्ट्र में ये अभियान अब चालू कर दिया गया है। ये आपके लिए पहली जानकारी। अब मैं मुख्य रूप से आज के विषय पे आता हूं। खेडूत बंधुओं, लगभग आप जितने यहां पर 3 हॉल में मेरे को सुनने वाले हैं, उनमें ज्यादा खेडूत रासायनिक खेती करते हैं। मैं भी रासायनिक खेती करता था 7-8 साल पहले, और जैसे आप यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक डालते हैं, मैं आपसे भी ज्यादा डालता था, क्योंकि मेरी जो मिट्टी धरती थी वो इतनी कमजोर थी। वो बंजर भूमि है 100 एकड़ तो। और सौभाग्य आज एक नया बन रहा है। आदरणीय शंकर भाई चौधरी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, कल ये हरियाणा प्रदेश की विधानसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो ये हरियाणा जाएंगे, और जब मुझे पता लगा कि चौ साहब हरियाणा जा रहे हैं, तो जहां चंडीगढ़ जाएंगे उससे मेरा गुरुकुल और फार्म जो है कुल 1.5 घंटा की दूरी पे है। तो मैंने इनसे निवेदन किया कि आप संयोग से जा ही रहे तो हमारा खेत और फार्म सारा देख करके आइए, क्योंकि ये जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो मेरा काम और सरल हो जाएगा देखने के बाद। तो इन्होंने स्वीकार किया, और कल ये मेरे खेत को देखने वाले हैं, और मैं भी कल वहां जा करके इनको सारा कुछ दिखाने वाला हूं। तो मैं जो चर्चा कर रहा था, आप में लगभग, अब बातचीत करनी हमने, ये संवाद है, मेरा भाषण नहीं, आपने बोलना है मेरे पीछे। बोलोगे ना? क्योंकि मैं, देखेंगे साहब, मैं सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाता रहा हूं, और क्लास वो अच्छी होती जिसमें गुरुजी और चेले जी आपस में संवाद करें, तब सफल होती है, एक तरफा नहीं। तो पहला मेरा सवाल है, आप रासायनिक खेती इसलिए नहीं छोड़ रहे कि यदि प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन घट जाएगा, है या ना? यही है ना लड़ाई, और तो नहीं कोई भी है, केवल एक है कि हमारा उत्पादन घटेगा। ये आपकी सोच है। यहीं से मैं शुरू करता हूं। देखो, एक है जैविक खेती, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। भारत में पिछले 30-40 सालों से भारत सरकार और प्रदेश सरकारें जैविक खेती को बढ़ावा देने पर लगी हुई हैं, और प्रयास करती हैं कि जहर मुक्त खेती की जाए। लेकिन जैविक खेती में सफलता पूरी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? मैंने भी वो 3 साल की मैंने जैविक खेती, उसमें उत्पादन पूरा नहीं मिलता, मेहनत भी कम नहीं होती, और खर्चा भी कम नहीं होता। तीनों चीज पूरी ना होने से किसान का मोह भंग हो गया, और वो जैविक खेती से डरता है
कि मेरा उत्पादन घटेगा। अब गड़बड़ एक हो गई, आप जितने खेडूत भाई हैं वो भी और साइंटिस्ट भी, दोनों ही कृषि वैज्ञानिक भी, वो ये नहीं समझ रहे कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में जमीन आसमान का अंतर है। वो इन दोनों को एक ही माने बैठे हैं। वो सोचते जैविक कह लो, ऑर्गेनिक कह लो या प्राकृतिक खेती कह लो, ये एक ही बात है। आपको यही भय है कि जैसे जैविक खेती में उत्पादन पूरा नहीं मिला, और साइंटिस्ट तो खेडूत को डराते हैं और क्या बोलते हैं, यदि तुम रासायनिक खेती छोड़ दोगे तो ये हाल होगा जो श्रीलंका का हो गया, श्रीलंका भूखा मरता है। मैं भी इस बात को मानता हूं, जैविक खेती करेंगे तो आप उत्पादन बढ़ाने में आपको प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, लेकिन प्राकृतिक खेती जैविक खेती से बिल्कुल अलग है। इसमें लागत लगती नहीं है, खर्चा नहीं आता इसमें, और उत्पादन कम नहीं होगा आपका इसका, और इसका लाभ ही लाभ है। वो मैं सारी प्रैक्टिकल चीजें आपको बताने वाला हूं। जैविक खेती क्या है उसको समझा देता हूं मैं। ये मूलतः भारत की पद्धति नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग। एक डॉक्टर हार्वर्ड अपनी पत्नी के साथ 1947 में भारत में इस जैविक खेती को सिखाने आए थे। भारत के कई हिस्सों में वो गए। इंदौर के महाराजा ने उनको काफी अपने संपर्क में रख करके जैविक खेती को बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद डॉक्टर हार्वर्ड ने देखा, वो अंग्रेज था ब्रिटेन का, कि यहाँ का खेडूत तो हमसे भी ज्यादा बढ़िया जैविक खेती करता है, क्योंकि उस समय देश में आदमियों से ज्यादा तो पशुधन था। तो यहां पर कोई जहर डालता ही नहीं था, कोई रासायनिक खेती करता ही नहीं था, लेकिन कुछ तकनीक उन्होंने जरूर जानकारी दी उससे हटके कि लोगों का और उत्पादन बढ़े, लेकिन वो लंबे समय यहां नहीं रह पाए और चले गए। उस जैविक खेती में जो अड़सिया, केचुआ, अर्थवर्म प्रयोग होता है वो भारत का नहीं है। समझ रहे ना आप इस बात को? उसमें जो अड़सिया वो खरीद के लाया जाता, विदेशी है वो। और वो जो अड़सिया है वो मिट्टी नहीं खाता, केवल गोबर खाता है। टेम्परेचर बढ़ता तो मर जाता, कम होता है तो मर जाता है। लेकिन जो भारत का अर्थवर्म केचुआ अड़सिया है भारतीय, वो -डिग्री में भी काम करता है और 50 डिग्री में भी काम करता है, और ये गोबर भी खाता और मिट्टी भी खाता और धरती में गहरे 10-10 फीट तक के छिद्र बनाता है। ये केचुआ कितना वरदान है कि लोगों के लिए, अर्थवर्म, अड़सिया, ये सारी चर्चा मैं आपके बीच में करने वाला हूं। दूसरा, जो जैविक खेती है उसमें उत्पादन क्यों घटता है उसको समझो आप। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक हिसार में है हरियाणा में, और एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब में है। वहां दोनों के कृषि वैज्ञानिकों ने जैविक खेती क्या है इस पर किसानों को सिफारिशें नाम की एक छोटी सी बुकलेट भेजी थी, और मेरे को वो कृषि वैज्ञानिक ने दी थी। मैंने उसमें उसको पढ़ा कि जैविक खेती क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या, जिससे लोग डरे बैठे हैं। इसको समझो। उसमें लिखा है कि भारत देश के लोग गेहूं और चावल पर निर्भर हैं। लोगों का पेट भरने में 2 अनाज सबसे ज्यादा इस देश में प्रयोग होते हैं, गेहूं और चावल। हाँ या ना? यही है ना? अब गेहूं और चावल की प्रति एकड़ भरपूर फसल लेनी है, तो वहां लिखा है 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए। कितना? बोलो जी। 60 किलो नाइट्रोजन 1 एकड़ में। यदि धान यानी कि डांगर और गेहूं की पूरी फसल लेनी है, भरपूर पूरी पैदावार लेनी है, तो 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए।
अब आप रासायनिक खेती करते हैं सब, आपने 60 किलो नाइट्रोजन पूरा करना तो क्या करोगे, बाजार में जाओगे, यूरिया डीएपी अपना खरीदोगे, 1-2 महीना के अंतर से खेत में 60 किलो नाइट्रोजन फेंक दोगे तो खेत को मिल जाएगा, उत्पादन पूरा हो जाएगा, 60 किलो नाइट्रोजन भी मिल जाएगा। ये तो है रासायनिक में। अब जैविक में 60 किलो नाइट्रोजन कैसे पूरा होगा ये समझना है। 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है, समझ में आई बात? 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन, और हमें कितना चाहिए, 60 किलो। इसका मतलब 300 क्विंटल गोबर की खाद 1 एकड़ में पड़ेगी तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा, तो उत्पादन पूरा होगा। जैविक खेती में उत्पादन क्यों नहीं होता, ये उसका कारण है। आप सब खेडूत से पूछना चाहता हूं, क्या आज इतना देश में पशुधन है कि प्रति एकड़ 300 क्विंटल गोबर की खाद डाली जा सके? क्यों साहब, नहीं है ना। नंबर 2, उसी पुस्तक में कृषि वैज्ञानिकों ने इसका हल निकाला कि यदि कोई खेडूत किसान 300 क्विंटल प्रति एकड़ गोबर की खाद नहीं डाल सकता तो 150 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट पूरा काम कर देगा, 60 किलो नाइट्रोजन पूरा कर देगा। कितना? 150 क्विंटल, यानी कि आधा। अब आपने बोलना है मेरे पीछे, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। 300 क्विंटल गोबर की खाद के लिए कितना पशुधन चाहिए? कम से कम 30-40 तो चाहिए ना, चाहिएगा ना। अब आपसे पूछता हूं, एकड़ 1, पशु 40, किसान बच्चे पालेगा या पशु पालेगा? इसका नाम है जैविक खेती। समझ में आई बात? ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है जिसका प्रचार हम लगातार कर रहे हैं और लोग इसे अपना नहीं रहे, मेरे वाली से भी डरने लग गए यही सोच करके। अगली बात, अब उन्होंने कहा 300 क्विंटल की गोबर की खाद नहीं डाल सकते तो 150 क्विंटल आप वर्मी कंपोस्ट डाल करके 60 किलो नाइट्रोजन पूरा कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या है? विदेशी अड़सिए द्वारा बनाया हुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं उसको। वो कहा वो 150 क्विंटल में 60 किलो नाइट्रोजन है। अब 300 क्विंटल के लिए तो 40 पशु चाहिए थे और 150 के लिए कितने चाहिए? तो 20 पशु और एकड़ 1, काम चलेगा? कोई अपनाएगा? तो ये फाइनल है जैविक खेती, ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब अगली ओर सुनो, जब इतनी गोबर की खाद धरती में पड़ती है तो इसमें मीथेन गैस पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, 3 प्रकार की खतरनाक गैस पैदा होती हैं जो वायुमंडल को खराब करती, ग्लोबल वार्मिंग पैदा करती हैं। ये जैविक खेती में है। तीसरा, आप तो खेडूत हैं, इतना गोबर की खाद खेत में पड़ेगी तो निंदामन खत्म हो सकता वहां का? सारा दिन लेके बैठे रहो खुरपी, वो सारा लेबर वाले ले जाएंगे जो मिलेगा, यही है कि नहीं? चौथा, इतनी गोबर की खाद जब हम डालते हैं तो खेडूत भाइयों, धरती में 2 तरह के जीव हैं, एक मित्र कीट, एक शत्रु कीट। शत्रु कीट का भोजन, शत्रु कीड़ों का भोजन मित्र कीड़ों से डबल है। और जब इतना गोबर की खाद मिलेगी तो शत्रु कीड़े बलवान हो जाएंगे, तो खेत की बीमारी खत्म हो ही नहीं सकती, वहां बीमारियां आएंगी खेती में। समझ गए? तो ये सब चीजें जैविक खेती में हैं, इस करके ये लाभकारी नहीं। इसके बाद भी ड्राइकोडर्मा, पोटास, जिंक, मैग्नीशियम वहां से खरीदो, यहां से लाओ, ऐसे लाई जाती। इसके लिए बड़े बड़े प्लांट बना दिए लोगों ने जैविक खेती के।
अब आपकी जेब पहले यूरिया डीएपी वाले साफ करते थे, अब ये तैयार हो गए। आप जो कमाए वो तो पैसा यदि दे दिया तो बचेगा कैसे? अब रासायनिक खेती तो आप करते ही हैं। ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार इतनी बड़ी सब्सिडी आपको दे रही है। जो यूरिया आप 300 रुपए में खरीदते हो, भारत सरकार को वो 3000 रुपए में पड़ता है। 3000 रुपए का एक थैला बनता है। और ये पिछले सालों में प्रति वर्ष लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का विदेशों से आयात करते। 2 लाख करोड़। इतना धन तो बांट देना किसान में तो गरीबी दूर हो जाए। और ये हम बाहर से खरीदते हैं। धरती को क्या बनाते हैं अभी बताऊंगा। आपकी जो धरती है, रासायनिक खेती के प्रयोग के कारण ये बंजर हो चुकी है। होगी नहीं। आप जितने यहां पर बैठे ना, नीचे ऊपर और जो मेरे को सुन रहे हैं, जो प्राकृतिक खेती करते हैं उनको छोड़ के, उनकी धरती तो बची हुई है और भी बचेगी। लेकिन जितने आप रासायनिक खेती करते हैं, आप लोगों की धरती बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। आप कहेंगे कैसे होगी? हम तो बहुत पैदावार लेते हैं, बहुत आलू पैदा करते हैं, बहुत करते हैं, ऐसे ही बोलेंगे आप। लेकिन अब समझो आप कैसे करते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। डॉक्टर मैंने जैसे लोग, जिस समय हरित क्रांति इन्होंने शुरू की, उस समय पूरे देश की धरती के ऑर्गेनिक कार्बन की जांच की थी कि धरती की गुणवत्ता क्या है। तो भारत की सारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। कितना था? बोलो भाई कमजोर विद्यार्थियों। 2 से 2.5% था। इस समय चौधरी शंकर जी भाई ने लैब बनाई है थराद में। मैं इनको बधाई देता हूं कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया। आपको पता लगेगा हमारी धरती कहां, क्या डिमांड करती, क्या उसको चाहिए। हम यूं ही डालते जाते हैं। तो आप उस लैब में लेके जाओ। मैं गया हूं, इन्होंने मेरे को दिखाई, और वहां जो साइंटिस्ट थे मेरी उनसे बात हुई। आप में कोई है सज्जन जो ईमानदारी से बताए मैंने धरती का ऑर्गेनिक कार्बन चेक करवाया है? आप में कोई सज्जन? कोई भी नहीं। यूं डालते हैं, जरूरत नहीं। यूरिया सस्ता मिलता, ट्रॉली में भरो और फेंको खेत में। यही काम है। आप चेक कराओ इस लैब में। मैंने वहां पूछा, जो सैंपल आते हैं सबका ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है। 0.2, 0.3, 0.4। ये इस समय केवल गुजरात नहीं, पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन अब 0.5 से नीचे है। और एक और ध्यान करो, कृषि वैज्ञानिक बताते हैं जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे आ गया वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। तो आपकी तो सारी धरती 0.5 से नीचे है, तो आपकी तो बंजर हो गई। और इसका आप कहोगे प्रमाण क्या? अभी प्रमाण देता हूं। डॉक्टर स्वामीनाथन ने जब हरित क्रांति शुरू की तो 1 हेक्टेयर में 13 किलो नाइट्रोजन डालने का प्रावधान किया था। कितना? कितने में? 2.5 एकड़ में 13 किलो। और 13 किलो डालते थे, पैदावार बहुत होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.2 से 2.5% था। सारे देश की धरती जंगल की तरह उपजाऊ थी, इसलिए पैदावार होती थी। अब आप कितना यूरिया डीएपी डालते? अब वो बताओ। वो तो आप डालते हो, चुप नहीं रहना, बोलना है। ईमानदारी से बताओ। 1 एकड़ में साहब कह रहे 3 बैग डालते हैं। गलत तो नहीं बोल रहे? लेकिन पोटैटो वाले बताओ वो कितना डालते हैं? वो है कोई सज्जन इनमें? ईमानदारी से
जो पोटैटो पैदा करते वो प्लीज एक बार दर्शन दो ना। मैं भी करता हूं, मैं पता कैसे डालता था, तुम्हारा पता नहीं मैं कैसे डालता था, और अब भी डालते हैं। मेरा जो क्षेत्र है ना, कल चौधरी साहब आएंगे वहां, तो चंडीगढ़ के कुरुक्षेत्र के बीच में एक शाहबाद इलाका आएगा। शाहबाद मारकंडा एक नदी बहती, जहां मारकंडे ऋषि तपस्या करते थे, वो नदी है वहां। उसके किनारे बहुत आलू की पैदावार होती है, और वहां हमारे खेडूत बैग नहीं डालते, वो पहले बैग ट्रॉली में खोलते हैं और फिर फावले से फेंकते हैं, और पूरा एकड़ वाइट सफेद हो जाता आपके कपड़ों की तरह। जब वो सफेद होता तब उसमें आलू लगाते हैं। वहां का तरीका ये है, और उसकी गिनती है 12-13 बैग यूरिया और डीएपी दोनों के मिला के 1 एकड़ में, और उसके ऊपर 3-4 करते हैं स्प्रे जंतुनाशक के। अब आपकी पद्धति क्या वो बताओ। आलू वाले हैं कोई सज्जन हैं? साहब कह रहे सेम ही है प्रोग्राम, कह रहे एक ही पद्धति है। आप सहमत हैं? आलू वाले लोग ऐसे ही लगाते हैं ना? अच्छा, अब मेरे को सुनो, अब ध्यान करो। जब हरित क्रांति शुरू हुई 60 के दशक में, तो 13 किलो 1 एकड़ में डलता था और पैदावार बढ़ती थी। और अब 13 बैग डल के भी पैदावार नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि धरती में कुछ बाकी बचा ही नहीं है। वो पैदा कहां से करे? वो बंजर बन गई। ऑर्गेनिक कार्बन 2.5% से आके 0.43 पे आ गया। ये है आपका कारण। इसका परिणाम पता क्या होने वाला है? आपकी जो औलादें हैं, अगला भविष्य, हमारी संतति आने वाली हैं, उनको हम बंजर जमीन दे के जाएंगे। हमारे दादे बाप पिता ने तो हमें उपजाऊ जमीन दी थी, और हम ये महान काम पे जुटे हुए हैं, उनको आने वाले समय पे बंजर धरती दे के जाएंगे। एक काम। और धरती के नीचे पानी की बूंद छोड़ के नहीं जाएंगे। खेती तो दूर, पीने का भी नहीं छोड़ेंगे। और ये प्रमाण दूंगा मैं आपको। ये चलती स्क्रीन चलती है? कोई नहीं, मैं फिर बताऊंगा, अभी रुक जा। ये प्रमाण दूंगा आपको मैं। धरती का पानी कैसे खत्म हो गया, और इस यूरिया डीएपी से धरती कैसे बंजर होती है। यूरिया में 45% तो नमक है। और आप तो समुद्र किनारे के लोग हैं, गुजरात के। समुद्र किनारे जहां समुद्र का पानी जाता है, वहां कोई तिनका भी पैदा होता है क्या? और आप जो तिनका पैदा करने वाली धरती, उसमें जहर डाल के उसको वैसी करना चाहते जैसे समुद्र किनारे वाली, वो बंजर होगी। और पत्थर होगी धरती जो पानी पीना बंद कर गई। वर्षा जल पानी नहीं पीती, वो सब बह जाता है, और नीचे वाला हम निकाल रहे। ये सब मैं प्रमाण के साथ आपको दिखाऊंगा क्या हालत हमारी बन चुकी है। तो कल मैं चौधरी साहब को दिखाऊंगा। मेरा 180 एकड़ का खेत है। 80 एकड़ जमीन थोड़ी ठीक थी, लेकिन 100 एकड़ मेरी धरती बंजर, जो होता ना नमक आ जाता ऊपर, वाइट वाइट होती है, क्या सार, हाँ वो है, थी मेरी सारी धरती। वो मैं कल दिखाऊंगा। अब उस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन जिसका 0.23 रहता था, उसी मिट्टी का मेरा ऑर्गेनिक कार्बन 1 पे आ गया है। और कुछ धरती ऐसी जिनका 1.7 तक मेरा ऑर्गेनिक कार्बन चला गया। और कितने दिन में गया है? कुल इन 7-8 साल में पिछले। बंजर जमीन दोबारा उपजाऊ बन गई, दोबारा उपजाऊ। और हर साल वो सुधार होता जा रहा, हर साल उत्पादन मेरा बढ़ता है। इस समय जो मेरे खेत में है वो रासायनिक खेती वालों से कम नहीं होता, ज्यादा होता है। हमारे हरियाणा में डांगर चावल की खेती बहुत होती, जबरदस्त होती, सारी
धरती पर केवल वही होता है। मेरा चावल डांगर 1 एकड़ में इस साल 35 क्विंटल तक निकला, 35 क्विंटल पर एकड़। और जितने रासायनिक खेती करते हैं ना आपकी तरह, उनका 1 एकड़ में खर्चा आया 20,000 रुपये, मेरा खर्चा आया 2,000 रुपये। उन्होंने पानी प्रयोग किया 100%, मैंने पानी प्रयोग किया 50%। उनके उत्पादन हुआ 28 से 30 क्विंटल, जोर लगा करके 32 क्विंटल तक, मेरा गया 35 क्विंटल तक। आप कैसे कहोगे कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन घटता है? समझ में आई? ये आंकड़ा है। वहां मैं सब तरह की खेती करता हूं, एक चीज नहीं लगाता, ताकि देश के किसान वहां बहुत आते हैं तो देखें सब कुछ करता हूं मैं। वहां बागवानी के भी पौधे हैं, वहां आपका प्याज है, लहसुन है, ये आपका आलू है, गेहूं है, धान है, गन्ना है, शेरडी, सब कुछ उसमें, चना भी है, दालें भी हैं, सब कुछ मैं करता हूं। अब मेरे खेतों में बीमारी जो आती थी वो आना ही बंद हो गई है, बहुत थोड़ी मात्रा में आती है। क्यों कम हुई? क्योंकि हमारी धरती की ताकत बढ़ गई, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया। हम इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, भगवान ना करे कोई ऐसा कीटाणु आए और अंदर घुस जाए तो पहले किसको पकड़ेगा? जो कमजोर है, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है। और जो बलवान है, कोरोना आया था ना, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर थी वो विदाई हो गए, और जो मजबूत थे इम्यूनिटी के वो बच गए। सीधा फार्मूला है। आपने धरती में यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक डाल डाल करके इसकी इम्यूनिटी खत्म कर दी, उसमें बचा ही कुछ नहीं बेचारी। और वेदों में लिखा, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, धरती माँ, हम इसके पुत्र हैं। और हम कितने भले पुत्र हैं। वो माँ जो जन्म से पैदा हुए इस पर, पीढ़ियों को खिलाती आ रही, पीढ़ियों को खिलाती जा रही, आजीवन रक्षा करती है। और हम उसको रात दिन जहर पिलाते हैं, तेजाब खिलाते हैं, जहर खिलाते हैं। और वो बेचारी कितना करेगी? एक समय आएगा कि वो अपने पास रखती नहीं, जो देते वो वापस दे देती है। जो यूरिया, डीएपी आप और हम डालते हैं, वो पौधों की जड़ से पौधे में आकर उसके साग, फल, बाजी में, सब में आता है, और वो फिर आदमी में जाता है। और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि नहीं? अब बोलना है, आज से 40-50 साल पहले कोई कैंसर को जानता था? सुना था कैंसर क्या होता है? हार्ट अटैक सुना हो, डायबिटीज सुनी हो, कुछ भी नहीं था। अब छोटे छोटे बच्चों के हार्ट अटैक हो रहे, इतने इतने बच्चे कैंसर अस्पताल में भीड़ लगी पड़ी है। ये क्यों हुआ? अब ये जो मैंने आलू पैदा करने का तरीका बताया, 12-13 किलो बैग 1 एकड़ में कोई डालेगा तो उसमें ये भी आप लोगों ने लिख देना चाहिए आलू को बेचते समय कि मैं गारंटी के साथ आलू बेचता हूं, कि मेरा आलू खा करके कैंसर ना हो तो मेरे ऊपर जुर्माना कर सकते हो। है क्या नहीं ये बात? कैसे बचेगा? मेरे यहां आलू पैदा होता, मैं यहां आलू में खाता ही नहीं बाहर, मैंने पता वो कैसे पैदा होता है, तो मैं अपने खेत से लेके आता हूं, और मैं एक बार लाता हूं, राजभवन में डाल देता हूं, 3 महीने तक वो आलू मेरा चलता है, वो गलता ही नहीं। थोड़ा ढीला तो पड़ जाता है लेकिन गलता नहीं। और आप वाला 10 दिन दिखा दो बाहर रख करके, पानी छोड़ देगा, हाँ या ना? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस पावर है ही नहीं, जहर भरा पड़ा उसके अंदर, फट जाएगा वो। तो ये हर फल में है। प्राकृतिक का फल की लाइफ बढ़ जाती है, रासायनिक की घट जाती है। वो जीवन देगा और वो लोगों को मौत देगा। आज ये जो अस्पताल भरे पड़े हैं ना,
इन अस्पताल भरने के पीछे हमारा बहुत बड़ा योगदान है, जो हम ये जहर लोगों को बांट रहे हैं, बहुत बड़ा कारण है। इसके लिए अभी एक अखबार पत्रिका, उसका है आप एक वीडियो, अभी 3 दिन पहले राजस्थान से एक पत्रिका, हिंदी का अखबार छपता, सुना ना नाम आपने उसका, राजस्थान पत्रिका, उसके फ्रंट पेज पे आया, अभी फ्रंट पेज पे, और उसमें एक साइंटिस्ट महिला ने रिसर्च किया है। वो आए तो देख बेटे जी, नहीं है वो वीडियो है, उन पे नहीं है, बता रहे, उसमें मैं बता रहा हूं आपको, देखते हैं वो होगा। उसमें उसने लिखा है कि जो आज बच्चा पैदा हुआ, ऐसे उसने 30-40 बच्चों पर रिसर्च की जो जन्मदात बच्चे थे, और उन बच्चों में 30-40 तरह के जहर पाए, पेस्टिसाइड पाए, 30-40 तरह के ब्लड में। फिर देखा ये क्यों आए, कैसे आए। तो जो हम खाते हैं वो उस बच्चे की मां खाती थी, वो जो हम धरती में डालते हैं वो अनाज, भाजी और दूध पशुओं को खिला, उसके द्वारा वो बच्चे में चले गए, मां के द्वारा। आज पशुओं को भी कैंसर हो रहा है, आज पशुओं के दूध में भी यूरिया मिल रहा है, मां के दूध में भी यूरिया है, और इस करके हमारे जो ऑर्गन है ना, अंदर के अंग, वो वीक पड़ गए। अभी कुछ दिन पहले सूरत में 8 साल की बच्ची स्कूल में पढ़ रही, बेंच से गिरी और मृत्यु होगी। सुनी कि नहीं ये घटना आपने, सुनी ना? और पोस्टमार्टम किया तो क्या पाया, हार्ट अटैक। उसके 3 दिन बाद एक 13 साल की लड़की अहमदाबाद की पढ़ने वाली, वो गिरी, पोस्टमार्टम किया, हार्ट अटैक। ऐसी घटनाएं पूरे देश में चल रही है। और कैंसर, डायबिटीज, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज, इसका कारण खान पान का ये दोष है। और इस समय सबसे बड़ी चुनौती ग्लोबल वार्मिंग की है, ये जलवायु परिवर्तन। आपने देखा ना पीछे अरब के देशों में, जहां के लोग बारिश देखने भारत में आते थे कि बारिश कैसे बरसती है, वहां बादल देखे नहीं उन्होंने कभी। वो जहाज में बैठ के देखने आते थे वर्षा में बारिश कैसे होती है। अब की बार वहीं दिखा दी भगवान ने बारिश, वहां बाढ़ आ गई और वहां कारें बह गई। मरुस्थल में जहां कभी बारिश नहीं होती थी, ये ग्लोबल वार्मिंग है। यूरोप के देश जहां पंखे भी नहीं चलते थे, वहां लूएं चल रही हैं, जंगल जल रहे हैं, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है। अब ये घटने वाला नहीं है, यदि हम नहीं बदले तो ये विनाश और बढ़ेगा। और इसका कारण है प्रकृति के साथ हमने बहुत बड़ा भारी अन्याय किया। खेडूत भाइयों, ये जो यूरिया डीएपी आप खेत में छिड़कते हो ना, ऐसे यूं ही डालते हो ना, डालते नहीं, अब डलवाते हो, अब डलवाते, क्योंकि अब वो ताकत हमारे में रही नहीं कि खुद कर सके। हल भी छूट गया, बैल भी छूट गए, अब तो सब क्या नाम, मशीनरी पे काम आ गया। जब यूरिया डीएपी आप डलवाते हैं तो इस यूरिया में नाइट्रोजन है मुख्य रूप से, है ना नाइट्रोजन। यूरिया का नाइट्रोजन जब हवा में जाता है तो इस हवा में ऑक्सीजन होता है। तो ये दोनों गैस जब मिलती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो एक तीसरी गैस बनती है, उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना खतरनाक है। कतई नहीं समझ में आ रही आज ये किसी की, न हमारे पथ प्रदर्शक समझ रहे, न यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट समझ रहे, और ये काम आपसे हो रहा है। सोचिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड को खतरनाक गैस मानते, सुनी होगी ना कार्बन डाइऑक्साइड का नाम, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत जिम्मेदार गैस है, खतरनाक है। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं खेतों में यूरिया डीएपी डाल के, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना खतरनाक है। तो ये पाप नहीं है? सांस लेने की हवा नहीं छोड़ी,
पीने का पानी बचा नहीं, धरती बंजर बना दी, लोगों को बीमार करके अस्पताल में भेज दिया। किस रास्ते पे हम चल रहे हैं, सोचना चाहिए ना। केवल इसलिए चल रहे हैं कि हमारा उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, यही है ना सोच। लेकिन प्राकृतिक खेती ऐसी है, इसके मूल सिद्धांतों को आप अपनाएंगे पूरा, 5 इसके आयाम, 5 बीज जब बोना है खेत में तो वो सिलेक्टेड बढ़िया बीज हो, और उसको बीजामृत हम एक बनाते हैं, कुछ नहीं लगता उसमें। उसमें 3-4 चीजें, देसी गाय का गोमूत्र 5 लीटर, आप छोटे किसान है, छोटा तो थोड़ा कर दो, अनुपात आधा कर दो, 2.5 लीटर, और 2.5 लीटर उसका उसमें गोबर डालना है। और उसमें चूना जो कलई करते हैं ना दीवारों पे, वो उसमें 50 ग्राम 25 ग्राम डालना बस। इसको घोल के 2-3 दिन रख दो, और जब कोई भी बीज बो, किसी भी चीज का, शेरडी से लेके और साग भाजी तक, उसमें डुबो दो आप 1-2 घंटा उस बीज को, और फिर सुखा दो। अभी दांतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपने है ना गुजरात में, नजदीक ही आप, अच्छा यही है वो, ओके, बनास में ही। आप वहां मिलो, वहां के जो वाइस चांसलर है। मैं हर महीना एक मीटिंग पूरे जितने भी चांसलर हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, और जितने कृषि विभाग के अधिकारी, उसमें कृषि मंत्री जी भी, सब अधिकारी राजभवन में आते हैं। हर महीना हम बैठते हैं प्राकृतिक खेती पे, इस महीने में हमने क्या किया, अगले में क्या करना, इस पे होता है। तो जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना गुजरात की, ये सारी की सारी शुरू में विरोध में थी मेरे, ये क्या गोमूत्र गोबर पढ़ाने लगे, क्या होगा इससे, और उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री, हम सब पीछे पड़े, भाई तुम रिसर्च तो करो इस पे, नहीं आएगा तो पता लगेगा, आप करो तो सही। तो अभी 5 दिन पहले हमारी मीटिंग थी प्रदेश स्तर की, उसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दांतेवाड़ा और नवसारी के 2 साइंटिस्ट और ये वाइस चांसलर, उन्होंने कहा साहब गलती तो हो गई हमसे, हम लेट हो गए। ये तो गजब है, जितना रिसर्च करते हैं उतनी ही नई चीज मिलती है। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद ने रिसर्च 3 साल की रिसर्च के बाद रिपोर्ट दी है। इसको ध्यान से सुनना आप लोग। एक निमाटोड बीमारी आती, सुना होगा ना उसका नाम, वो किसी भी पौधे की जड़ को खत्म करती है और पौधा सूख जाता, बाग के बाग सूख जाते हैं और छोटे पौधे मर जाते, निमाटोड। और आपकी पेस्टिसाइड में उसका कोई इलाज नहीं है, कीमती से कीमती, ज्यादा से ज्यादा जहर डालते हैं जो आदमी के अंदर जाके उनको मारता है। लेकिन उन्होंने रिसर्च के बाद सिद्ध कर दिया कि प्राकृतिक खेती में पूर्ण 100% इसका इलाज मिल गया। ये आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी की रिपोर्ट थी हमारी मीटिंग में, और पूरी प्रेजेंटेशन दी उसने। और उन्होंने बताया देसी गाय का गोमूत्र, और उसमें हम एक नीमास्त्र बनाते हैं, अग्नि अस्त्र, वो जिनमें दिया वहीं वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। और मेरे 180 एकड़ में एक भी जगह में निमाटोड है ही नहीं, और जो प्राकृतिक खेती करते हैं उनके खेत में यह हो ही नहीं सकती। इसका इलाज बिना पैसे के। दूसरा एक होता है मिलीबग, सुना नाम, वो पौधे के ऊपर लगता है, और आप रासायनिक वाले क्या करते हैं, कहते हैं पत्तों को, टहनी को काट के दबा दो जमीन में, जला दो, दूर करो, यही होता ना। कोई इलाज नहीं उसका इन पे, बड़ी बड़ी महंगी दवाइयां, लेकिन इसका इलाज कितना सरल है सोच ही नहीं सकते आप। जहां देसी गाय बंधती है ना, जहां घर में देसी गाय बांधते हो आप, वहां जो उसको धो दो उस फर्श को, धुलाई करो, उसको हम डेयरी वाश बोलते हैं, डेयरी वाश। फर्श को धोगे, उसमें गोबर भी है, गोमूत्र भी है, और पानी मिक्स होके वो जितना इकट्ठा है उसको जाके आप मिलीबग पे स्प्रे करो आज, अगले दिन उसकी मिट्टी बन जाएगी, अगले ही दिन
100%। आप करके देखिए आप इसको। और वो नहीं कर सको तो 50% देसी गाय का गोमूत्र, 50% उसमें पानी, थोड़ा गोबर मिला के स्प्रे कर दो, वही काम हो जाएगा। इतना सरल इलाज है। तीसरा उन्होंने रिपोर्ट दी है, उन्होंने सब तरह की खेती की। यह आपके दांतेवाड़ा ने अभी 5 दिन पहले, कि हमारी जो सबसे खतरनाक धारणा थी वो ये थी कि इसमें उत्पादन घटेगा। वो जैविक खेती वाला माने बैठे थे। उन्होंने कहा इसमें उत्पादन कतई नहीं घटता, प्राकृतिक खेती में उतना ही पैदावार अभी आ रही है जितनी रासायनिक खेती में आती है। ये रिपोर्ट दी। और क्योंकि ये प्रारंभिक रिपोर्ट, और मैं गारंटी ये देता हूं कि अब ये धीरे धीरे हमारी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हमारी पद्धति से धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, धरती की गुणवत्ता बढ़ेगी, तो धरती की पैदावार बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सीधा फार्मूला है। और ये मैं दुनिया में सब जगह घोषणा करता हूं। सारे विश्व के, सारी दुनिया के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, कोई एक साइंटिस्ट आके हमें घोषणा कर दे कि रासायनिक खेती से धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, तो हम उसे गुरु स्वीकार करने को तैयार हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि पहले ही साल से प्राकृतिक खेती में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना शुरू हो जाता है और रासायनिक से घटता है। रासायनिक से घटता है, इसका प्रमाण 2.5% से चले थे हम 0.4 पे ले आए। ये प्रमाण है। और मेरा 7 साल का प्रमाण मेरे खेत है। आप वहां जाओ, कहीं लैब में चेक कराओ। और ये जितने किसान हैं ना, 10-12 जिन्होंने हाथ उठाए थे प्राकृतिक खेती वाले, इन भाइयों से मेरा निवेदन, आप भी अपना ऑर्गेनिक कार्बन चेक कराओ और हर साल कराओ। हर साल बढ़ेगा। आपका उत्पादन पहले साल जितना कम था, अगले साल और अच्छा होगा, अगले साल और अच्छा होगा, अगले साल और अच्छा होगा। वो कृपया खड़े होंगे एक बार जो प्राकृतिक खेती करते हैं? प्राकृतिक खेती करने वाले खड़े होंगे जगह पे? कहां गए? क्यों भाई लोगों, कितने दिन हो गए आपको करते हुए? हैं जी? 2 साल। तो आपकी धरती में सुधार हुआ या नहीं हुआ? हुआ है। तो आपका उत्पादन 8 पार आया कि नहीं आया? हाँ जी? रासायनिक से कम तो नहीं होता? नहीं होता। आप ठीक होता है। ये प्रमाण है आपके। आप तो करते हैं। आपकी क्या है राय? बढ़ता जाता है ये अनुमान, क्योंकि धरती का ऑर्गेनिक कार्बन होगा तो ये बढ़ेगा। धन्यवाद, बैठिए आप। तो आपका मैं पूरा भय निकालना चाहता हूं, कतई भय निकाल करके इसके 5 आयाम पूरे करो। गड़बड़ पता क्या करते हैं आप लोग? गड़बड़ ये करते हैं, केवल जीवामृत डालते, बाकी कुछ नहीं देते। कोई घन जीवामृत डाल दिया, बाकी कुछ नहीं देता। आच्छादन उस पर करते ही नहीं, और बीजामृत का प्रयोग करते नहीं। इसमें ये करना है, पहले बीजामृत से बीज को संस्कारित करके बो, तो उसमें जर्मिनेशन, ये भी यूनिवर्सिटी दांतीवाला ने रिसर्च किया, 99% जर्मिनेशन होगा। जब हर बीज जमेगा तो वो अपने आप में पैदावार देगा। और घन जीवामृत कम से कम 1 टन प्रति एकड़ पहले साल डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि धरती खत्म है, कुछ है बचा ही नहीं उसमें, सूक्ष्म जीवाणु बचे नहीं दोबारा पैदा करने। और 3 साल आप ये डाल करके फिर 2-2.5 क्विंटल पे काम चलेगा आपका, क्योंकि उसमें जीवाणु बहुत हो जाएंगे। 2-3 साल थोड़ी मेहनत करनी है। आपने 1 टन घन जीवामृत देना, और पानी जब भी दें वो जीवामृत के साथ देना है, हर बार पानी। और 15-20 दिन में एक स्प्रे जीवामृत का कर दो। और बीमारी के लिए नीमास्त्र, सूठास्त्र, अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र हम बनाते हैं, वो डाल दो।
कोई बीमारी नहीं आएगी आपका यदि ये सारे आयाम किए, तो पहले ही साल उत्पादन बढ़ना शुरू होगा। आप और छोड़ो, जो जैसी खेती करते हो ना आप इस समय जो कर रहे हो, रासायनिक भी, उसमें आप जीवामृत देना शुरू कर दो। जीवामृत जानते किसे कहते हैं? नहीं पता? आज गलती करी, मेरी पुस्तक देनी थी आप में, भिजवाऊंगा मैं आपके लिए। हैं आई है तो वो सबको दो। साहब ने मंगा रखी है, मैंने किताब लिखी गुजराती में है, वो आपकी समझ में आएगी, उसको आराम से पढ़ना आप। उसमें सारी विधि लिखी, जीवामृत कैसे बनेगा, घन जीवामृत कैसे बनेगा, बीजामृत कैसे बनेगा, पेस्टिसाइड कीड़े बीमारियों की दवाई अपने घर में कैसे बनेगी, वो सारी विधि उसमें। अंत में ये जो प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, रासायनिक में अंतर क्या, ये समझो। अंत में रासायनिक खेती तो रसायन है, जहर है, वो तो आपने देख लिया, जो तबाही खेतों की बन रही, वो मैं और भी दिखाऊंगा। जैविक खेती में उत्पादन पूरा नहीं मिलता, लागत कम नहीं होती, मेहनत कम नहीं होती, वो भी गड़बड़ है, पर्यावरण को भी खराब करती है, दोनों ही, रासायनिक भी होगी। अब जैविक खेती क्या, इसका प्राकृतिक खेती, इसका उदाहरण समझो। आप जंगल में गए ना कभी? जंगल में देखो कितने तरह के पेड़ पौधे, हजारों तरह के पेड़ पौधे छोटे बड़े हैं। आप बताओ वहां यूरिया कौन डालने जाता है? बोलो जी। डीएपी, गोबर की छान, पानी कौन देने जाता है? जंतुनाशक कौन डालता है? नहीं डालता ना। और आप क्या देखेंगे, जंगल का पेड़ जब फल का समय आ जाएगा, फल से लद जाएगा, है ना? जंगल के किसी भी पेड़ के एक पत्ते को तोड़ो और प्रयोगशाला लेबोरेटरी में लेके जाओ, उसमें एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं मिलेगी। फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सब कुछ जितना होना चाहिए वो कहां से आ गया? बोलो जी। कुदरत ने दिया ना। वहां यूरिया नहीं, डीएपी नहीं, गोबर का छान नहीं, पानी नहीं, जंतुनाशक नहीं, सब कुछ वहां पे है। यह है भगवान की व्यवस्था, प्रकृति की व्यवस्था। ध्यान करो, भगवान पूर्ण, उसका काम भी पूर्ण, और आदमी अपूर्ण, इसका काम भी अपूर्ण। ये जहां दखल देता वहीं बंटा ढार हो जाता है। ये सब गड़बड़ इसकी की हुई। जो काम जंगल में काम करे वही हमारे खेत में काम करे, इसका नाम प्राकृतिक खेती है। ये है प्राकृतिक खेती। समझ में आई? अब ये है क्या? जंगल में कोई हल नहीं चलाता, जुताई नहीं करता, पतझड़ में पत्ता पूरा गिरता, वहां आच्छादन अपने आप हो जाता है। उसके नीचे अड़सिए का भंडार है, सूक्ष्म जीवाणु का भंडार है, वो धरती को अपने आप जुताई करते रहते हैं, अपने आप वो पत्तों से खाद बना देते हैं, और उसमें पानी को ऑब्जर्व करने की ताकत। ये नदियां कहां से निकलती? जंगलों से। क्यों? वर्षा जल को जड़ों इकट्ठा कर लेती हैं, ये वनस्पति इकट्ठा कर लेती हैं, और वो बूंद बूंद आकाश से, हवा से भी लेती हैं, और धीरे धीरे बूंद बूंद पेड़ देता, तो असंख्य पेड़ हैं, उन्हीं से एक एक बूंद से नाली बनी, नाली से नाला बना, नाले से बड़ा नाला बना, और उससे नदी बन के चल पड़ी। ये है सिस्टम, ये है प्रवाह सिस्टम प्रकृति का। हमने ये सारा प्रवाह नष्ट कर दिया, सब तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। प्राकृतिक खेती में 50% पानी कम लगता है। ये यूरिया डीएपी तो आग है, अग्नि है, इस आग को बुझाने के लिए ज्यादा पानी चाहिए। जब प्रकृति होती, पेड़ पौधा, वो तो नेचर शांत है। आप धूप से जब पेड़ के नीचे जाते हो, एकदम शीतलता मिलती है कि नहीं मिलती? एकदम मिलती है। वो कई डिग्री टेम्परेचर डाउन करता है। ऐसी धरती भी वहां शांत और उसी तरह रहती है। तो मैं जो निवेदन आपसे करता हूं,
प्राकृतिक खेती शुद्ध सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है, शुद्ध सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। इसमें बाजार से कुछ नहीं खरीद के लाना, कुछ नहीं लेके आना, और आपने धरती के साथ छेड़छाड़ ज्यादा नहीं करनी। तुम तो सारा दिन ट्रैक्टर पर बैठते हो, इसकी जुताई पर जुटते हो, और गर्मी में आके तो पूरा खोल के छोड़ देते हैं इसको, करते हो ना। लेकिन वैज्ञानिक लोग बताते हैं, कृषि वैज्ञानिक, इसको ध्यान करो, जब धरती का तापमान 30-35 डिग्री से ऊपर जाता है तो धरती का सारा ऑर्गेनिक कार्बन उड़ के आकाश में जाकर ग्लोबल वार्मिंग फैलाता है। आपकी धरती बंजर हो जाती है। जंगल की धरती क्यों उपजाऊ? वो ढकी हुई है। आप धरती को यूं खुला मत छोड़ो, इसको ढक के रखो। आच्छादन हम करते हैं। प्राकृतिक खेती में एक तरह की फसल नहीं बोते हम। जैसे आपने गेहूं लगाया, 3 लाइन गेहूं की लगा दी, 2 लाइन चने की लगा दी, उसके बराबर हमने मूली लगा दी, उसके बराबर में धनिया लगा दिया, उसके बराबर में कोई दाल बीज दी। ऐसे मल्टी क्रॉप, मतलब बहु फसल एक समय। इसमें क्या है, चना नाइट्रोजन देगा, गेहूं उसको लेगा, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। धरती में आपस में पेड़ों में इतना तालमेल है कि ये एक दूसरे की मदद करते हैं। एक ही तरह की फसल नहीं, कई तरह की लगाओ। ये प्राकृतिक खेती में मेरी पुस्तक में मिलेगा आपको, किताब में। और हम इसमें जीवाणु बढ़ाते हैं, केवल जीवाणु। जंगल में जीवाणु यूं बचे कि वहां यूरिया नहीं गया, वहां डीएपी नहीं गया। आपने सब सूक्ष्म जीवाणु मार दिए, अड़सिया मार दिया। जो आपका मित्र था वो बचे नहीं। जो कौम मित्र को शत्रु मान के मारेगी, उसका भला कौन करेगा? बताओ, कौन भला करेगा उसका? और अब आप देखो, मैं 2 वीडियो 3 दिखाता हूं आपको। आए भाई अब, हाँ वो चलाना, वो शोध वाला। ये देखो, ये संजीवनी भी सुरक्षित नहीं, मां के दूध में मिले खतरनाक रसायन। और ऊपर देखो, डिब्बा बंद दूध में भी पाए गए कीटनाशक तत्व, हरे चारे से मवेशियों में पहुंच रहे पेस्टिसाइड। ये रिसर्च है पूरी। आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम है आदरणीय भाइयों। जो मनसुख मांडविया जी अपने प्रदेश के मंत्री हैं ना, इस समय भी भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे पिछली बार। इन्होंने एम्स के डॉक्टर की टीम के द्वारा रिसर्च कराई। इतने खतरनाक कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज तो बढ़ ही रहे हैं इससे। आगे बच्चों के यहां बच्चों के जन्म नहीं होने वाले, ये स्थिति बन रही है देश में। आजकल बच्चे नहीं पैदा हो रहे। ये जहर ने इतना दुष्प्रभाव, क्या करोगे भाई इसका, जो जिस रास्ते पे चल रहे हैं। हमारी प्राकृतिक से उत्पादन तो घटता नहीं, और इससे धरती भी स्वस्थ बनेगी, लोग भी स्वस्थ बनेंगे, गाय भी बचेगी, धन भी, सब कुछ ही तो बचेगा। इस रास्ते को अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए? अगली, ये तो इस रिपोर्ट, अगली दिखाओ जी, कोई भी दिखाओ, कोई भी दिखा दो। ये सुनो अब ध्यान से, देखो किसान भाइयों, आज मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पर पहुंचा। आप सब जानते हैं कि पिछले 10-11 जुलाई में उत्तर भारत में भारी बारिश हुई है, और कुरुक्षेत्र में भी ये वर्षा पर्याप्त मात्रा में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सभी लोगों के खेत लबालब पानी से भर गए। ऐसी स्थिति में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती के अंदर जो केचुआ है, अर्थवर्म है, वो एकदम धरती से बाहर निकला। और जो रास्ते हमने चलने के लिए खेतों के बीच में बनाए हैं, उनके बीच में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में केचुए रेंग रहे हैं, चल रहे हैं। और हमारे एक एकड़ में 8-10 लाख तक केचुआ काम करते हैं।
और ये भूमि में 8-10 फुट तक यूं सीधा छेद बनाते हैं, दूसरे छेद से ऊपर आते हैं, इससे जाते हैं और इससे आते हैं। इसका परिणाम क्या है कि धरती के अंदर जितना भी ये पानी वर्षा का है, उन छिद्रों के द्वारा ये धरती मां के पेट में जा रहा है। ये जो दूसरा आप ये देखो चित्र देख रहे हैं, इसमें पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। ये सारा का सारा पानी केंचुओं के द्वारा बनाए गए खेतों में छिद्रों में प्रवेश कर रहा है और पड़ोसी खेतों में पानी भरा खड़ा है, उससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। लेकिन हमारे खेत का जितना भी पानी था वो केंचुए द्वारा बनाए गए छिद्रों के द्वारा सारा धरती मां के पेट में चला गया। यह है नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब बंद करो जी। इस देखा आपने ये सीन। अब ईमानदारी से बताओ, आपके खेत में कहीं अड़सिया है? अब इस अड़सिए का गुण सुनो आप, ये क्या करता है। देखो ईश्वर ने कितना बड़ा ये बिना पैसे का मजदूर किसान को दिया। नंबर 1, ये अपने जीवन में 40 से 50 हजार अंडे देता है, इतने बच्चे बनाता है। और ये अड़सिया देखो यूं छेद करता धरती में, इससे आता है, इससे जाता है, इससे आता है, 8-10 फीट तक छिद्र करता। और ये छिद्र बंद नहीं होता इसका। जब ये चलता ना खोदता हुआ तो अपने शरीर से पसीना छोड़ता है, उस छिद्र की लिपाई करते हुए जाता है। 8-10 फीट तक धरती को ऑक्सीजन मिलता है, उससे धरती उपजाऊ बनती है। एक दूसरा, ये जो नीचे की खनिजपूर्ण मिट्टी को खा के पेट से निकाल के पौधे की जड़ को देता है। आपके उस खेत की मिट्टी से जिसमें ये रहता है, इसके पेट से जो मिट्टी निकलती है उसमें 6 गुना नाइट्रोजन जाता है। आप कहते हैं ना नाइट्रोजन कहां से आएगा, इसमें 6 गुना नाइट्रोजन उस मिट्टी से, 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है और 11 गुना ज्यादा पोटास है। और ये अड़सिया जब पूरी जिंदगी करके मरता है ना, अपने शरीर से धरती के 17 पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। ये कहते हैं ना फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन कहां से आएगा। इसका पूरा शरीर ऑर्गेनिक कार्बन का भंडार है। और मेरे खेत का ये जो सीन है ना, ये तो राष्ट्रपति जी गए थे 2 साल पहले का। अब तो मेरे खेत में 20-20 लाख अड़सिया हो गया। जब बारिश होती हम सड़क पे चल ही नहीं सकते। देखा ना आपने कैसे था। और स्वस्थ देखो, ये जो वर्मी कंपोस्ट वाला केचुआ तो मरा हुआ सा है ना, टीबी का मरीज। और ये देखा ना कितना स्वस्थ है ना। ये आपकी डेयरी का दूध पीने वाले जैसे होते वैसा ही है, ये वैसा ही है। तो ये इतना परिवार बढ़ाता और ये काम करता है पूरा जीवन। और अगला जो ये धरती में छिद्र बनाता है ना, मेरे खेत में कितनी बारिश हो जाए, 24 घंटे के बाद कोई पानी खेत में नहीं रुकता। क्यों? सारा धरती के पेट में चला जाता, धरती का वाटर लेवल यूं बढ़ता है। और आप क्या कर रहे हैं, आपने धरती के स्रोत सारे बंद कर दिए यूरिया डीएपी से। धरती पत्थर बन गई, बंजर बन गई, पानी की बूंद पीती नहीं। मैं कल वो खेत दिखाऊंगा आदरणीय अध्यक्ष जी को, जिसका भी सीन दिखाने वाला हूं। पत्थर कैसे बनी जमीन। हमने पड़ोसी एक 5 एकड़ बच्चों के लिए ग्राउंड बनाने के लिए ली थी अपने गुरुकुल के। अब वो दिखाओ भैया, अब आपकी धरती कैसे बन गई ये देखो आप। किसान भाई और बहनों, 5 जून 2024 की एक घटना है कि गुरुकुल ज्योतिसर जिला कुरुक्षेत्र में छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण हमने अपने पड़ोसी ऐसे एक किसान से
5 एकड़ जमीन लीज पर ली, भाड़े जिसमें पे। छात्रों के लिए ग्राउंड बनाया जा सके। उसकी फेंसिंग के लिए प्रबंधक समिति ने निर्णय लिया कि उसमें ड्रिल मशीन के द्वारा जमीन में होल करके पाइप लगाकर उसमें तार फेंसिंग की जाए, ताकि बच्चे अंदर सुरक्षित रह सकें। तो उसमें ड्रिल मशीन से जब हम छिद्र करने लगे तो जोर लगा करके भी देखो 63 सीसी का इंजन उस भूमि में 2 इंच से ज्यादा छिद्र नहीं कर पाया। और ये देखो दूसरी जगह जब होल किया वहां पर भी मशीन फेल हो गई। लेकिन फिर हमने विचार किया कि यह जमीन इतनी कठोर क्यों है। क्या गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जिस जमीन में हम प्राकृतिक खेती करते हैं, ये देख, क्या वो भी जमीन इतनी कठोर है? तो हम ड्रिल मशीन को गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खेतों में लेकर के गए। तो वहां पर जब ड्रिल की गई तो कुल 30 सेकंड में 2.5 फीट गहराई तक ड्रिल मशीन ने छिद्र बना दिया। वो आप इन चित्रों से भी देख सकते हैं। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, ये देखो, ये सब कुछ अंतर किस बात का है कि हमने देखा कि जिस किसान से हमने ग्राउंड के लिए जमीन लीज पर ली है, उसमें किसान पिछले 40-45 वर्षों से केवल रासायनिक खेती करता है, जिसका परिणाम यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ने सभी केचुए, अर्थवर्म मार दिए, सूक्ष्म जीवाणु खत्म कर दिए, धरती पत्थर बन गई, बंजर बन गई। इसका परिणाम है कि इस समय भारत की धरती पानी नहीं पी रही। वर्षा जल जब बरसता है तो ऊपर वाली 6 इंच मिट्टी को बहा करके ले जाता, बाढ़ आ जाती है। और भूमिगत जल को हम ट्यूबवेलों के द्वारा, पंप्स के द्वारा खींच करके निकाल रहे हैं, और वर्षा जल धरती माता पी नहीं रही है। इस कारण भूमिगत जल घटता जा रहा है, जमीन बंजर होती जा रही, पत्थर होती जा रही। बंद करो। देख लिया आपने, देखा ना सीन? जो आप ये जो रासायनिक खेती करें ना, ये स्थिति आपके खेतों की भी बन चुकी है। आप ये काम अपने खेत में करना, ऊपर की 1 फीट मिट्टी तो आपकी ठीक मिलेगी, क्योंकि उसमें आप कभी रूटावेटर, कभी हैरो, कभी कल्टीवेटर चलाते हो। लेकिन उससे नीचे कितनी बड़ी परत बन गई है, पत्थर की लेयर, वो टूटती है। वो मैंने चेक की। मैंने फिर क्या किया, ट्रैक्टर, बड़ा ट्रैक्टर वो लगाया, उसके पीछे बर्मा ड्रिल मशीन, तो 1 फीट तक तो वो एकदम गया, और उसके बाद ट्रैक्टर की भी आवाजें निकलने लगी, बंद होने लगा। वो परत तोड़ने के बाद फिर एकदम अंदर गया, यानी कि धरती के नीचे 2-2.5 फीट की परत ऐसी पत्थर की यूरिया, डीएपी ने बना दी है कि बारिश होती है तो पानी सारा बह जाता, बाढ़ आ जाती है। ये स्थिति आज पूरे देश की बन चुकी है। अब जब आप बताओ, जिस कुएं में स्रोत बंद होगा पानी का, निकालते तो रहो, आएगा नहीं तो कुआं सूखेगा कि नहीं? तो हम यही तो काम कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों को कैसे पानी मिलेगा? आप याद करो, ये बुजुर्ग जो बैठे हैं, जब आप छोटे थे तो 10-15 फीट पे पानी कुओं में होता था, रस्सी से निकाल के पीते थे। आज भी पी लो ना कहीं, क्यों साहब, है कहीं ढूंढे नहीं मिलता पानी। ये हालत हो गई। अब ये केचुआ जो प्राकृतिक खेती करोगे और ये केचुआ इस परत को तोड़े रखेगा, ये तो 10 फीट तक जाता है, परत आपकी 2.5 फीट नीचे है, तो ये परत टूटती रहेगी। सूक्ष्म जीवाणु तो इतने हैं, कालेसिया तो दिखता, सूक्ष्म जीवाणु तो दिखते नहीं। ये जो देसी गाय माँ है ना, इसी में क्वालिटी, बाकी किसी पशु में नहीं है। ये रिसर्च किया मैंने, गधा, घोड़ा, ऊंट, बकरी, हॉस्टन फ्रीजन गाय, भैंस, सब पे किया, और साइंटिस्ट ने किया रिसर्च।
देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु, इससे भी ज्यादा, 300 करोड़ 1 ग्राम में। इतना जबरदस्त ये भंडार है सूक्ष्म जीवाणु का। और धरती में सूक्ष्म जीवाणु इतना मुलायम इस जमीन को बनाते हैं, और एक तरह के नहीं, सैकड़ों प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु गाय के पेट में। आकाश में जो नाइट्रोजन है 78.5%, ये सूक्ष्म जीवाणु ऐसे भी जो उसको खींचते हैं, भोजन बना के पका के पौधे की जड़ को देते हैं। तो यूरिया डीएपी जंगल में कहां से आता है? ये यही सिस्टम काम करता है। ये अलग जरूरत नहीं, ना जैविक खेती की ना रासायनिक खेती की। प्राकृतिक खेती में घर में बस देसी गाय होनी चाहिए। वो तो आप सबके है कि नहीं? जिन जिन के वो कृपा हाथ खड़ा करेंगे। वो भी थोड़ी रह गई। बोलो गौ माता की, गौ माता की। ना दूध पिएंगे ना गाय पालेंगे, गौ माता की हो जाएगी। क्यों साहब? वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। जय हो गौ माता की। साहब ना गाय, अरे कमाल। आप संकल्प लेके जाओ। ये गाय है ना, ये धार्मिक रूप से मेरा कोई मतलब नहीं। मेरे पास HF होस्टन फ्रीजन भी गाय हैं, कल दिखाऊंगा चौधरी साहब को। मैं पहले मैं वही पालता था। मेरे को तो बच्चों को दूध पिलाना था, ज्यादा देती थी। लेकिन अब मैंने देसी पिछले इन 5-7 साल से शुरू की। वो इसलिए की कि लेबोरेटरी में जब पता लगा इनका दूध A2 है, ये तो अमृत है स्वास्थ्य के लिए। और गोबर गोमूत्र दूध से भी ज्यादा कीमती पाया। वो अद्भुत चीज है। ना उसमें धरती में रोग बचते, ना बीमारियां आती, और धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को हर साल बढ़ाता है। और कैसे बढ़ाता, एक घटना में और सुनाता हूं, जिस घटना ने मेरे विरोधी साइंटिस्ट को मेरे अनुकूल किया था। जब मैं प्राकृतिक खेती करने लगा तो कृषि वैज्ञानिक सारे मेरे खिलाफ खड़े हो गए कि ये देश को भूखा मारेगा, इस कुछ नहीं गोबर गोमूत्र में है, ये बोलते। लेकिन खेत देखते तो उसमें बहुत अच्छी पैदावार। वो कहने लगे, वो उनके आया एक दिन आते वो, और मेरे जो खेत कर्मचारी थे उनसे पूछते थे अलग ले जाके, ये आचार्य जी रात को कब यूरिया डलवाते हैं तुम्हारे से खेत में? ये बोलते रात को। ये था उनकी धारणा। उन्होंने कहा जी ये तो हमें निकाल देंगे यहाँ से, बिल्कुल नहीं डालते। तो जब उन्होंने 2-3 साल की मेरी फसल हर बार अच्छी देखी, तो एक कृषि वैज्ञानिक है वहाँ, पद्मश्री मिला उनको, कल मिलेंगे वहाँ। वो आज मेरा फार्म भी देखते, ट्रेनिंग के भी हेड वही हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको पद्मश्री दिया पिछली बार। और वो वैज्ञानिक वो था जो हमारा सबसे ज्यादा विरोधी था कि कुछ नहीं, यूरिया डीएपी के बिना खेती नहीं हो सकती, वो थे। तो जब 3 साल उसने देखा, वो आगे पीछे आते, खेत मेरा देखते, खेत ले ला रहे हैं, बंजर ये जमीन है, इसमें धान डांगर मेरा 26 से 28 क्विंटल पहली बार ही निकला प्राकृतिक खेती में, जिसको लोग कोई लेता ही नहीं था बंजर जमीन को। तो उन्होंने एक दिन विचार किया, इसमें कुछ तो है गड़बड़। गड़बड़ क्या, सही मामला। और वो एक दिन अपने 2 गाड़ियां लाए भर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के साइंटिस्ट की, और वो सोयल साइंटिस्ट थे, धरती की गुणवत्ता देखने वाले। वो जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा के 5 तालुका में गए, और 5 तालुका के आप जैसे जो प्रगतिशील किसान है ना बड़े, उनके खेत में गए। उन्होंने उनके खेत की मिट्टी ली और 5 तालुका में सारी मिट्टी को इकट्ठा करके मिलाया, और फिर प्रयोगशाला में टेस्ट किया उस मिट्टी का। तो प्रयोगशाला में उसमें 30,07,000 या 5,000 सूक्ष्म जीवाणु पाए। बोलो कितने? 30,05,000 थे मेरे ख्याल में सूक्ष्म जीवाणु 1 ग्राम मिट्टी में। किनकी में? रासायनिक खेती में। फिर वो सारे मेरे खेत में आए,
और उन्होंने मेरे खेत की मिट्टी लेके लैब में जब चेक करा तो पता कितने पाए? 1 ग्राम मिट्टी में 161 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए। 161 करोड़। जब वो पाए तो उसी दिन सरेंडर कर गए कि अब हम समझ गए ये तो कल्याणकारी प्रोग्राम है, इससे दुनिया बचेगी। हमने तो पाप और अपराध किया आज तक। हमने धरती को बंजर किया, लोगों को बीमार किया, तबाह किया। और वो 6-7 साइंटिस्ट थे, अब सारे हमारे प्रचारक बने हुए, सब वही काम देखते हैं पूरे देश में, इतना शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। और ये जो बदले ना यहाँ वाले साइंटिस्ट, जो हमारी गुजरात की यूनिवर्सिटी, उन्हीं साइंटिस्ट को मैंने 5-5, 6-6 दिन साइंटिस्ट के बीच में छोड़ा। मैं कहा इनसे प्रश्नोत्तर करो, खुल के बातचीत करो, खुल के अपनी बातों को पूछो। जब वो 6-6, 7-7 दिन इनके बीच में रहे और इनकी क्लास लगी, उसके बाद इन्होंने रिसर्च शुरू किया है। और अब वो रिसर्च पाया तो अब ये भी वही भाषा बोलने लगे जो वो बोलते थे। तो आप सब खेडूत की कुछ समझ में आई कि नहीं मेरी बात? आप के हर गामड़ा में हमारे प्राकृतिक खेती ट्रेनिंग देने वाले लोग आएंगे। हमने एक तरीका बना लिया है और विशेष करके मैं बहुत आभारी हूं शंकर भाई चौधरी और इनकी पूरी टीम का कि ये आपके कल्याण के लिए इस मिशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं स्पेशल रूप से कृषि विभाग और आत्मा के लोगों को यहाँ से जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ डेयरी ने बहुत बड़ा कल्याण किया है। अब तो दूसरा विषय सेक्स सॉर्टेड सीमन। आप पशुपालक हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा दूसरा काम किया प्राकृतिक खेती के साथ कि देसी गाय नहीं बचेगी तो कैसे प्राकृतिक खेती होगी? आने वाली दुनिया, भविष्य की क्या हम बचा पाएंगे? बच्चों का भविष्य क्या बचा पाएंगे? तो उन्होंने सेक्स सॉर्टेड सीमन के लिए भारत में ही विकसित ऐसी मशीनें बनवा दी हैं कि जो आपके पशुधन है ये नर पैदा नहीं करेंगे, मादा ही पैदा होंगी। गाय बछड़ियां ही देगी, बछड़े नहीं देगी। भैंस लग गई है? आपके यहां लग गई है? वेरी गुड। आपके यहां कह रहे हैं लग गई है। शंकर भाई को बधाई इस बात के लिए। और अभी मैं गया था वहां पर अपना साबरमती डेयरी में 15 दिन पहले, गौशाला वहाँ की डेयरी, वो जो गौशाला वहाँ 400 सांड हैं। तो मैंने वहाँ पूरा 2, 2.5, 3 घंटे लगाए। 2 मशीनें वहाँ लग चुकी हैं। अब वो जो सांड हैं वो हाइल्डर हैं, उनकी माएँ 15 से 20-25 लीटर तक की हैं। तो अब वो सीमन आप लगवाओगे तो आपकी गाय भी दुधारू बछड़ियां देगी। मैं कल दिखाऊंगा चौधरी साहब को, हमने पिछले साल में लगभग 100 गायों को सेक्स सॉर्टेड सीमन मैंने अपनी गौशाला में लगाए। वहां मेरी लगभग 92 बछड़ियां पैदा हुई, 92 और वो बछड़ी इतने हाइल्डर माँ की है तो वो 1-1 लाख की पैदा होते ही है। तो आप इस दिशा में भी सोचो। पशुधन और खेती जब आपस में एक दूसरे से जुड़ेगी, एक दूसरे की पूरक है। किसान वो किसान है ही नहीं जिस पे पशुधन नहीं है। ये धरती माँ पशु के बिना नहीं बच सकती और पशु धरती माँ के बिना नहीं बच सकता, और धरती के बिना तो हम कोई भी नहीं बच सकता। इस धरती को संरक्षित करना, सुरक्षित करना, इसको जहर से बचाना मेरा आपका सबका दायित्व है। ये देसी जो गाय है इसी में क्वालिटी है, बाकी किसी में नहीं मिली। मैंने ये काम करके देख लिया। गधा, घोड़ा, ऊंट, बकरी, गाय, हॉस्टन फ्रीजन, जर्सी, देसी, सबके मैंने छाण इकट्ठे किए थे और सुखा के थैली में डाल के डॉक्टर बलजीत सारन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के सीनियर साइंटिस्ट हैं माइक्रोबायोलॉजी के, उनको दी। 6 महीने उन्होंने रिसर्च किया। लास्ट में मेरे पास तो थे मैंने उन थैलियों पर नंबर लगाएगा, पशु का नाम नहीं लिखा है किसका है। मेरी डायरी में था
1 नंबर में किसका और 3 नंबर में किसका है। जब उन्होंने रिसर्च के बाद थैली पकड़ाई मेरे को, तो वो साहिवाल देसी नस्ल की गाय का गोबर था। उसमें कहा जी ये भंडार है। फिर हमने और रिसर्च की, गिर कांकरेज भारतीय नस्ल की गायों के करवाए, और बाकी का उन्होंने कहा देसी जितनी भी भारत की गाय, इन्हीं में क्वालिटी है जिनका गोमूत्र खनिज का भंडार है, खेती में बीमारी नहीं आने देता और खनिज की पूर्ति करता है, और गोबर जो है सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार, एक तरह के सूक्ष्म नहीं, सैकड़ों तरह के, जो धरती की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करते हैं, उसको उपजाऊ बनाते हैं। तो आप जब हम जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, बड़ी सरल विधि है वो। ट्रेनिंग आपको जो पुस्तक बांटेंगे उसमें मिलेगी, आप जरूर उसको पढ़ें, काम शुरू करें। सारे खेत में मत करो, आप कम से कम इतना तो कर लो जो आपके बच्चे पोते आप जहर मुक्त खा सके। आप पे जितना खेत है उसके चौथे हिस्से में कर लो, आप आधा एकड़ में कर लो, 1 बीघा से शुरू करो, लेकिन करो सारी विधि, पूरी विधि, 5 आयाम पूरे करो। आपको पता लगेगा एक ही साल में धरती का स्वरूप बदलेगा। तो काफी लंबी चर्चा मैंने आप सबके बीच में की है, आपने बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुना। अब मैं बाद में दक्षिणा जरूर लेता हूं, दोगे या नहीं? क्यों साहब? क्योंकि मैं गुरु जी रहा हूं, बच्चे पढ़ाता रहा हूं सारी जिंदगी, तो गुरु का अधिकार बनता है अपने शिष्यों से कम 1 घंटा तो शिष्य बने ही है मेरे। तो मेरा एक ही निवेदन है, आप इसको समझें और जरूर करें, इससे पर्यावरण भी बचेगा, तो पानी भी बचेगा, पानी की गुणवत्ता भी बचेगी, धरती दोबारा उपजाऊ बन जाएगी, ये गौ माता का भी पालन होगा। ये जो अस्पतालों में हमने बहुत दुनिया बीमार कर दी, ये बीमारी से भी वंचित होंगे, और इसमें खर्चा कुछ नहीं, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। इसमें कोई खर्चा नहीं है, गाय चाहिए देसी, और इसमें थोड़ा गुड़ चाहिए, थोड़ा दाल का बेसन, अब दोनों ही किसान पैदा करता है, और कुछ भी जरूरत नहीं इसमें, इसी से सब कुछ बन जाता है। और जो पेस्टिसाइड हम बनाते हैं, नीम धतूरा आक चिराता गिरोह, जो जंगल की जड़ी बूटियां, वो उसी से आप बना सकते हैं। गोमूत्र में पकानी, स्प्रे करना, बाजार में जाना ही नहीं है। गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा भी गांव में, तो समृद्धि आएगी। ठीक है कि नहीं? जैसे आपको सावर, बनास डेयरी और हमारी डेयरियां इतना बड़ा संगठन बना करके किसानों का भला कर रही हैं, इससे आपकी दैनिक इनकम बनी है, रोज की आय किसान की बढ़ी, इससे भूमिहीन भी अपने बच्चे पाल लेता है। बहुत बड़ा कल्याण का काम है। उसके साथ खेती भी जुड़ जाए तो डॉक्टरों के पैसे बचेंगे, वो भी इनकम है। आने वाली पीढ़ियों को बंजर चीज ना दे के जाओगे, ये भी आपका आशीर्वाद उनको मिलेगा। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, एक बार हाथ खड़ा करके ईमानदारी से बताओ, अब कौन कौन प्राकृतिक खेती करेगा? करेंगे सब? वाह वाह, अब अपने लिए ताली बजाओ। और नहीं करोगे ना, नहीं करोगे, वो भी बताता हूं। ईश्वर कर्म फल व्यवस्था उसके यहां, जो जैसा कर्म करता वैसा फल देता है। हम लोगों को जीवन देंगे तो पुण्य मिलेगा, और लोगों का जीवन लेंगे तो पाप मिलेगा। ठीक है कि नहीं? तो आप अवश्य इस दिशा में बढ़िए। मैं अंत में मंच पर उपस्थित आदरणीय शंकर भाई चौधरी जी का, भावा भाई खारी जी, अनिकेत भाई ठाकर जी, जे.के. पटेल जी, मान्य कांति भाई खराड़ी जी, मान्य पर्वत भाई पटेल जी, और आप सब खेडूत भाइयों का, और जो सुन रहे हैं उन सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, इस आशा के साथ कि आप इस मिशन के साथ जुड़ेंगे, ये सबके कल्याण का है। धन्यवाद।